और रिवाइजर सीरीज़ आज करेंगे प्रमोटर्स और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो प्रमोटर से स्टार्ट करते। प्रमोटर्स को डिफाइन किया है सेक्शन 269 में। तो द कंपनीज एक्ट डिफाइंस द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 269, which means a person who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. Second, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. या third, in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. इन सिंपल टर्म्स ये पॉइंट उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन्स एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे सोलिसिटर, बैंकर, सोलिसिटर मतलब एडवाइज़र, लॉयर, बैंकर, अकाउंटेंट आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। इस केस से रिलेटेड बात कर रहा है वो। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी सीए के बोलने पे इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर उस तरीके से कर रहे हैं तो क्या वो प्रमोटर रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रमोटर की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? जिसका प्रॉस्पेक्टस में नाम है या फिर एनुअल रिटर्न में नाम है। दूसरा, जिसके जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। और तीसरा, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कितने लोग चाहिए, मिनिमम लोग कितने चाहिए? तो पब्लिक कंपनी में 7 और मोर, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा, और 1 पर्सन में 1 पर्सन लगेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन। ये बताता है सेक्शन नंबर 3। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, थियरी क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें जो कुछ पॉइंट्स है उससे कोई केस स्टडी भी बन सकती है। तो जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, तो ये है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। For the registration of company, following documents and information are required to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. बोलो मेरे साथ। For the registration of the company, following documents and information are required to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. पहला, memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the memorandum. दूसरा, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, that all requirements of this act and the rules made thereunder मतलब under this act in respect of registration and matters precedent and incidental thereto have been complied with. Declaration by person who is engaged in formation of the company and by a person named in articles that all requirements of this act and rules made thereunder in respect to registration and matters precedent and incidental thereto have been complied with. फिर थर्ड है, डिक्लेरेशन बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी कि जो मेंबर्स हैं, एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड इन एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट। ही इज नॉट कन्विक्टेड विथ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, और हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी under this act or previous company law during the last 5 years, and that all documents filed with the registrar for the registration of company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief. तो डिक्लेरेशन देना है हर सब्सक्राइबर को और फर्स्ट डायरेक्टर को ये सारी चीज़ों का कि ही इज़ नॉट कन्विक्टेड विथ एनी ऑफेंस इन प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस या फिर बाद में ब्रीच ऑफ ड्यूटी का नहीं है टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। और तीसरा है कि ही बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। फिर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश होने के बाद में तो वही हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर में क्या क्या आएगा? ये तीनों पर्टिकुलर्स है, इनमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे क्या नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम,
एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनैलिटी। फिर इधर पे भी नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम। डायरेक्टर के केस में एक्स्ट्रा क्या आएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रही है तो एज द सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर द पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज सब्सक्राइबर्स टू, एक सेकेंड, मॉड्यूल में मिस्टेक है इधर पे। तो पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो फर्स्ट डायरेक्टर को क्या क्या देना पड़ेगा, अपना नाम इंक्लूडिंग सरनेम एंड और फैमिली नेम, फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनैलिटी, और फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स of interest of persons mentioned in the articles as first directors of the company in other firms or body corporate along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as prescribed। यानी क्या पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या वो डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी फर्स्ट डायरेक्टर है तो उसको ये बताना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ठीक है, पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन shall be of the individual subscriber and not of the professional engaged in incorporation of the company। यानी कि जो CA, CS, CMA, या लॉयर जो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए हमको। जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है और जो डायरेक्टर्स है उनके पर्टिकुलर्स चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको सेकेंड या थर्ड पॉइंट तक के लिखना चाहिए आइडियली, अलॉन्ग विद द स्पाइस वाला पॉइंट। तो फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फाइल्ड शैल रजिस्टर all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation prescribed on the effect that proposed company is incorporated under this act। इसमें नोट करने वाली पॉइंट क्या है, ये कहीं दूसरी जगह पे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में है ये, पर नोट करने वाली बात क्या है कि जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो इनकॉर्पोरेशन डेट नहीं है। इनकॉर्पोरेशन डेट वो रहेगी जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। जैसे सोचो अगर तुम्हारा बर्थडे अगर 20 तारीख को है लेकिन तुमको बर्थ सर्टिफिकेट 25 तारीख को मिल रहा है तो तुम्हारा बर्थडे क्या रहेगा, 20 ही रहेगा ना। तो और उसी दिन से जो डेट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है उसी दिन से कंपनी को एक कंपनी मान लिया जाएगा और उसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसके लिए कंपनी लायबल रहेगी, ठीक है। स्पाइस वाला पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। तो ये रहा, हाँ, simplified proforma for incorporated companies electronically। Simplified proforma for incorporated companies electronically, the MCA has undertaken various initiatives for ease of doing business. In a step towards easy setting up of business, MCA has simplified the process of filing of forms of the incorporation of company through simplified proforma for incorporating company electronically। Basically क्या है कि तुमको एक प्रोफार्मा या एक फॉर्मेट दे के रखा है, उसी फॉर्मेट के थ्रू तुम सारी की सारी जो भी ये हमने डॉक्यूमेंट्स देखे उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। पहला है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर। फिर डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी दैट all requirements of this act and rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। फिर a declaration from each subscriber to the memorandum and from persons named as first directors if any in the articles। फर्स्ट डायरेक्टर आर्टिकल में स्पेसिफाई करते हैं और जो सब्सक्राइबर है वो मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। सॉरी, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है वो मेमोरेंडम में, क्योंकि वो मेमोरेंडम को साइन करते हैं, और जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनको नाम किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वो कौन सा डिक्लेरेशन देंगे, दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, and that all documents filed with the registrar for registration of the company contain the information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief।
द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड. फिर पर्टिकुलर्स, नेम्स, सरनेम और फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी of every subscriber to the memorandum along with proof of identity, and in case of a subscriber being a body corporate such other particulars as may be prescribed. ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए तो ये सब देना पड़ेगा, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कुछ अदर चीज़ें जो फाउंडेशन लेवल पे अपने को नहीं दी हुई है. फिर पर्टिकुलर्स, नेम, सरनेम, family name, director identification number, residential address and nationality of persons mentioned in the articles as first directors, and such other particulars including the proof of identity as may be prescribed. Particulars of interest of the person mentioned in articles as the first directors of company in other firms or body corporates along with their consent to act as directors of firm in such form and manner as may be prescribed, provided that जो ये सब है, particulars provided in this provision shall be of individual subscriber and not of professional engaged in incorporation. फिर सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ज़रूरी बन जाता है क्योंकि उस पे से एक केस स्टडी पहले बनी हुई है और वापस बन भी सकती है. 3 क्या बोलता है? ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशनड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट रजिस्ट्रार शैल अलॉट द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर which shall be distinct identity of the company and which shall also be included in the certificate of incorporation. यानी कि जिस दिन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट हुआ है उस दिन से कंपनी को सिन अलॉट हो जाएगा. फिर मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन. कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट. ठीक है. फर्निशिंग फॉल इंफॉर्मेशन, अगर ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो जो पर्सन फर्निश कर रहा है सिर्फ वो लायबल रहेगा, लेकिन अगर फर्निश हो चुका है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करके कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सब लायबल रहेंगे. प्रमोटर, पर्सन जिन जो फर्स्ट डायरेक्टर थे और जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, सबके सब लायबल रहेंगे. तो पढ़ लेते हैं. इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और करेक्ट पर्टिकुलर्स, सॉरी, if any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to registration of a company, he shall be liable for action for fraud under section 447. फिर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है. फिर where at any time after the incorporation of the company it is proved that the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any document or declaration filed or made by incorporation for incorporating such company or by any fraudulent action. मतलब क्या? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर ये प्रूव होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन देके, ये पहला है. दूसरा, सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशंस फाइल्ड और मेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच कंपनी, यानी कि जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ गलत सलत बात लिख दी. और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन. The promoter, the person named as first directors of the company and the person making such declaration under this section shall each be liable for action for fraud under section 447. सब fraud के लिए liable रहेंगे under section 447, सब के सब. फिर order of tribunal ये थोड़ा ज़रूरी बन जाता है. Where a company has got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal may on application made to it, application डालनी पड़ेगी, on being satisfied that the situation so warrants, यानी कि ज़रूरत है, सिचुएशन ऐसी है. जैसे एक फरेब लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन आया था कि उसमें पब्लिक ने, जो पब्लिक थी, फरेब लिमिटेड ने पहले बहुत सारे इलीगल काम किए थे, उसके बाद वो इनकॉर्पोरेट हुई, तो क्या पब्लिक ने अप्रोच किया ट्राइब्यूनल को और बोला कि तुम इसको डिसॉल्व कर दो, इसको बंद कर दो, क्योंकि ये कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है.
तो क्या ट्राइब्यूनल ये कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ठीक है, तो यही सब, ये जो 5 चीज़ें दी हुई है ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर the tribunal on an application made to it on being satisfied that the situation so warrants pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company, including changes if any in the memorandum and articles in public interest or in the interest of company and its members and creditors. क्या? pass such order as it may think fit for regulation of the management of the company, including changes if any in the memorandum and articles in क्या? public interest or in the interest of company and its members and creditors, or direct liability of member shall be unlimited, direct that liability of member shall be unlimited कर दो liability को, यानी corporate will हटा दो। फिर डायरेक्ट रिमूवल ऑफ, डायरेक्ट मतलब कि ऑर्डर करना, ठीक है, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो वो कंपनी ही नहीं रहेंगी। फिर डी, पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बंद कर दो कंपनी को। फिर पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट, provided that before making any order the company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter, and tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including obligations if any contracted or payment of any liability। मतलब कि अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो फिर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि अगर वाइंडिंग अप वगैरह हो रहा है तो कंपनी को जो पूरे पास्ट ट्रांजैक्शन है, जो भी उसकी लाइबिलिटी है, वो सबको देख के समझ के रखना पड़ेगा और उस हिसाब से ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल के 5 कौन से पॉइंट है? ट्राइब्यूनल में क्या लिखोगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन, या फिर बाद में ये एक है। सेकेंड, सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन एनी डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फाइल्ड, या तीसरा जो है वो फ्रॉड्यूलेंट एक्शन से बनी है। तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द सिचुएशन सो वारंट्स पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन of the management of company, including changes if any in the memorandum and article of association in public interest or in the interest of company and its members and creditors। दूसरा या बी वाला पॉइंट, डायरेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। तीसरा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तीसरा, पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। चौथा, पास अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए कंपनी को, और जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने एंटर किए उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए।